आज के कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन, अपनी वैशिष्टता, विशेषज्ञता हमारे बीच रखेंगे श्री ऋषभ गुप्ता सर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट पीएनओ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, और आदरणीय गार्गी खरे मैम, पीएनओ सीआरसी लखनऊ। इस कार्यक्रम में हमें अपना मानसिक आशीर्वचन प्रदान कर रही हैं हमारी पैट्रॉन्स आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, एवं निदेशक सीआरसी लखनऊ श्री रमेश पांडे सर। आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। प्यारे साथियों, वर्तमान सामाजिक मांग को देखते हुए तथा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की मांग के अनुरूप सुझाए गए निर्देशों के क्रम में 21 डिसेबिलिटी से संबंधित जो वैशिष्टताएं हैं, पहचान है, उनसे संबंधित निदान और बचाव के पक्ष हैं, उन सभी पर अपने क्रमिक भावों को लेकर के सीआरसी लखनऊ विशेषज्ञों के द्वारा आप सभी के समक्ष अपनी उपस्थिति करता रहा है। यह कड़ी आज एक ऐसे विषय को जानने, समझने और उस पर अग्रमुख होने के लिए महत्वपूर्ण होगी जिसमें हम स्पाइनल डिफॉर्मिटी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसके कारणों को पहचान करके निदान की तरफ बढ़ने हेतु प्रेरित होंगे। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन प्रदान करने हेतु, कार्यक्रम का उद्घाटन भाव रखने हेतु आदरणीय श्री राजीव रंजन सर को सादर आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और कार्यक्रम में आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। थैंक यू नागेश सर। गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड हमारे सहयोगी जो भी हैं हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े, सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं जो आज का जो ऑनलाइन वेबिनार है, जैसा कि नागेश जी बताए अभी कि एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के हिसाब से जो 21 डिसेबिलिटी है उसमें ये भी एक पार्ट है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को अपने निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे जी, जो कि डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ के तरफ से भी आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करूंगा, और अपनी निदेशिका पीडीयूएनआईपीपीडी न्यू दिल्ली के तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और हमारे जितने भी प्रतिभागी आज जुड़े हुए हैं हमसे, वो इस जो आज का हमारा सब्जेक्ट है उससे आप कहीं ना कहीं जरूर सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि मैनेजमेंट ऑफ पेडियाट्रिक स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, जो कि अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, कि उसमें आप थोड़ा भी यदि ध्यान देके सुनेंगे या इसके बारे में जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं ऋषभ गुप्ता जी हैं, वो उनसे जब आप सीखेंगे, समझेंगे, तो चीजें अपने आप जो उसमें क्वेश्चंस हैं जो भी हैं वो आपके दूर होंगे। और इसी के साथ हम अपने आज के जो हमारे सारे जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं इंक्लूडिंग मी एंड सारे ऑफिशियल्स एंड सारे जो स्टाफ से हमारे सबके बिहाफ से भी आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, मैं अपने आप को यहीं पे रोकता हूँ और आगे प्रोग्राम को आगे बढ़े इसके लिए नागेश जी, मैं भी गणेश साहब अभी ऋषभ जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। थैंक यू। ऋषभ जी जुड़े हुए हमसे? जी हाँ सर। नागेश जी, अप टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वक्ता के परिचय और उनके सविस्तार वर्णन हेतु मैं आमंत्रित करूंगा श्री जी शंकर गणेश सर, प्रशासनिक अधिकारी सीआरसी लखनऊ। सर आप आए और वक्ता को आमंत्रित करें, उनके परिचय को हम सभी के समक्ष रखें। श्री जी शंकर गणेश सर। थैंक यू नागेश सर।
एक्चुअली जैसे राजीव सर ने बताया था, पहले मैं सबको अपना स्वागत देता हूँ सीआरसी की तरफ से। जैसे सर ने बताया था कि हम लोग ये पूरा कोविड समय से लेके अब तक हम लोग हर प्रकार का प्रॉब्लम्स है जो डिसेबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम लोग काफी सारे वेबिनार करते आ रहे हैं। तो उसमें आज का टॉपिक है, आज का विषय है मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स विद स्पाइनल डिफॉर्मिटी। बाहर से देखते हैं तो ऐसे लगेगा कि इट्स जस्ट अ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक प्रॉब्लम, ये तो प्योर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स है, पर वैसे नहीं है। ये तो हमारा रोज का प्रॉब्लम है। हमारा बच्चे लोग है वो काफी हेवी वेट उठाते हैं, जो उनका स्कूल बैग है, जब उनका स्कूल बैग का जब बार बार इतना हेवी वजन उठा के जाते हैं तो उसका असर भी पड़ सकता है हमारा रीढ़ के ऊपर। और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, वो काफी समय उसको पहचानने में हम लोग दूर हो जाते हैं। सही समय में हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि बच्चे को कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी है क्या नहीं। और बच्चे लोग इतना एक्टिव रहते हैं, कभी खेल कूद में करते हैं, जो डोमेस्टिक या स्कूल में जब एक्सीडेंट हो जाते हैं या गिरते हैं कूदते हैं तो उनका डिस्पलप्स भी होते हैं और वो डिस्पलप्स पता भी नहीं चलते हैं, और उसके कारण ना काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि बच्चे का जो ये चलने का तरीका है या कहीं वो गिर गया, छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है, वैसे हम लोग उनको यूजुअली छोड़ देते हैं। तो स्पाइनल डिफॉर्मिटी वैसे विषय है, उसको ईयरली आइडेंटिफिकेशन का जरूरत है। ऐसे नहीं कि हम लोग उनका 15-16 साल में हम लोग जब देखते हैं कि उनका पूरा रीढ़ एक तरफ तो बेंड होके पड़ा है, मतलब जो स्कोलियोसिस बोलते हैं, इधर स्कोलियोसिस हो गया, काइफोसिस हो गया या स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गया। तो हम लोग ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ना रहा। हम लोग को पता है कि वो जो ट्रंक है वो आपका लंग्स और हार्ट को भी होस्ट करते हैं। जब आपका स्पाइन सही से डेवलप करने के लिए जगह नहीं मिलता है, इट अफेक्ट्स द हार्ट फंक्शन और पल्मोनरी फंक्शन है, उसको भी वो अफेक्ट करते हैं। और उसके कारण बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं होता है और उसका काफी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका कमर बराबर नहीं है। जब भगवान ने हमारा शरीर को बनाया था तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, हमारा सर बीच में रहे और हम लोग सामने देखें। तो उसको सामने देखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, हमारा कमर और कंधे बराबर होना चाहिए। जब ये बेस डिस्टर्ब हो जाता है, जब आपका स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो जाते हैं या काफी सारे प्रॉब्लम्स हो जाता है, इट में लीड टू लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी। मतलब ऐसे नहीं कि वो पैर लंबा बड़ा हो गया, पर जब स्पाइन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, क्योंकि हमारा पहला मकसद रहता है कि हमारा विजन को, नजर को सामने रखने के लिए, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए क्या हो जाता है, पैर एडजस्ट करते हैं, हमारा जो पेल्विस है वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका सही समय पे उसको पहचानना जरूरी है एंड इट नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट। मगर अब सही छोटे बच्चे में जब हम लोग उसको पहचान लेते हैं, देन वी विल गो फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। जैसे बच्चे का उम्र बढ़ते गए, देन इफ इट रीचेस अ स्टेज वेयर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली, देन इट नीड्स सर्जिकल अप्रोच, सर्जिकल मैनेजमेंट। और उसका काफी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होता है ना, उसको करने के लिए पूरा एक रिहैब टीम का जरूरत पड़ता है। एंड आई होप दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हमारा जो रिसोर्स स्पीकर है, ही इज वन ऑफ आवर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स। वो अच्छे अच्छे जो नेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आए हैं, उनका बैचलर डिग्री निर्तार से हुआ, which is one of the most premier most institute in the field of prosthetic and orthotic engineering in India। और उनका पोस्ट ग्रेजुएशन एनएच कलकत्ता से हुआ और काफी समय से डीएसएमएनआरयू में काम कर रहे हैं एज अ एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन। एंड ये भी खुशी के बाद हो सकते हैं कि ही विल बी सून जॉइनिंग अनदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एन इंटरनेशनल रिप्यूट। सो ये अवसर पे मैं उनको अपना शुभकामनाएं भी दे देता हूं। धन्यवाद। एंड वी होप दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग को सीखने के लिए काफी कुछ मिलेंगे। नागेश सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सादर आमंत्रित करूंगा श्री ऋषभ गुप्ता सर को कि आप आए सर और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय ऋषभ गुप्ता सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज शायद क्लियर आ रही होगी, अगर कुछ ऐसा डिस्टरबेंस फील होता है जी तो स्पष्ट है सर, स्पष्ट आवाज आ रही जी, तो कृपया मुझे इंटीमेट कर दें। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स का, जो भी यहाँ पर प्रोग्राम डेली मैं देखता हूँ कि ऑर्गेनाइज करते हैं और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन और सूचना पहुँचाने की कोशिश करते हैं सभी लोगों को, सभी तरह के प्रोफेशनल्स को या पेरेंट्स को। तो एक माध्यम से हम डेली एजुकेट करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं अपना धन्यवाद
व्यापित करना चाहूँगा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को, प्रोग्राम के पैटर्न्स को, डायरेक्टर BDU NIPPD को और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस को। और इसी के साथ साथ मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगा नागेश पांडे सर का, राजीव रंजन सर का और गणेश सर का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और एक महीने में काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्टरी आपको इंटीमेट किया है कि किस तरह की सूचना इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से मिल सकती है। और मैं भी यही सूचना को आगे एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझ में आए एक आसान भाषा में, और कैसे आप लोग कितना जल्दी से जल्दी इस तरह की समस्याओं को सही लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके पास जो भी कम्युनिटी में हैं या आपके घर में हैं इस तरह के बच्चे, तो उनका इलाज सही समय से हो पाए। तो चूंकि आज का ये जो टॉपिक है मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक सेकंड। आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है सभी को? तो ये जो आज का टॉपिक है बेसिकली रिलेटेड है मैनेजमेंट ऑफ पीडियाट्रिक स्पाइनल डिफॉर्मिटीज से। तो पीडियाट्रिक स्पाइनल डिफॉर्मिटीज ये टॉपिक बहुत ही मायने रखता है, जैसा कि अभी नागेश सर और गणेश सर ने भी बताया और राजीव रंजन सर ने भी बताया कि जो RPWD एक्ट है उसके अनुसार एक लोकोमोटर डिसेबिलिटीज का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज को कंस्टिट्यूट करता है। तो लोकोमोटरी इश्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे लोकोमोशन से रिलेटेड या फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे या हम लोग जो भी काम करते हैं, तो वो ज़्यादातर काम हम लोग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट तक इफेक्ट करती हैं हमारे पूरे शरीर को, क्योंकि जो हमारा ट्रंक का पार्ट है, जैसा भी गणेश सर ने भी बताया कि जो ट्रंक का पार्ट है वो अगर इफेक्ट हो गया तो वो हमारे नीचे जो लोअर लिम्ब है, जो दोनों पैर हैं, उनको भी इफेक्ट करता है और उसके साथ साथ हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज को भी इफेक्ट करता है, यानी कि जो हमारा हेड कंट्रोल है या फिर अपर एक्सट्रीमिटीज हैं, जो हाथ का फंक्शन है, उनको भी इफेक्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने ट्रंक के बैलेंस को किस तरह से मेंटेन रखें, या हमारी जो कूल्हे की जो हड्डी है बेसिकली पेल्विक रीजन है, उसको हम किस तरह से संतुलित करके रख पाएं, ताकि हम करने वाले कामों को, दैनिक कार्यों को ठीक तरीके से कर पाएं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये टॉपिक लिया गया है पीडियाट्रिक स्पाइनल डिफॉर्मिटीज का, क्योंकि पीडियाट्रिक एक इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सभी को थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पीडियाट्रिक कंडीशन एक ऐसी होती है जो कि बच्चों के समय पर, क्योंकि समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हम लोग के डिसेबिलिटी फील्ड में या फिर लोकोमोटर, स्पेशली लोकोमोटर पर्सन्स में। तो अगर हम सही समय से इलाज कराना शुरू कर देंगे बच्चों का, तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, इन्फेंटाइल पीरियड निकलता है, देन जुवेनाइल पीरियड आता है, देन एडोलेसेंट पीरियड आता है। तो इस पीरियड में अगर हमने उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करी, तो आगे जो उनका जीवन है वो बहुत अच्छा गुजरता है और वो सही तरीके से काम कर पाते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ चीज़ों को बताऊंगा या डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, और उनको किस तरह से मैनेज किया जाए उसको बताने की भी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी क्या होती है। तो डिफॉर्मिटी मतलब होता है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी, तो चूंकि ये टॉपिक रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर रीढ़ की हड्डी से होने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करूंगा, और स्पेशली स्कोलियोसिस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन होती है, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है वो डेविएट हो जाती है। तो उससे पहले जानेंगे कि डिफॉर्मिटी होती क्या है। तो डिफॉर्मिटी कोई भी एक ऐसा डेविएशन होता है जो कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाए, है ना। तो हम लोग ने सभी नॉर्मल लोगों को देखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो किस तरह से चलते हैं, वो बिल्कुल सीधा कमर रख के चलते हैं। तो अगर उनकी कमर में, उनकी रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह का आप डेविएशन देखें नॉर्मल अलाइनमेंट से, तो अब ये नॉर्मल चीज क्या होती है कि जैसे हमारा स्पाइनल कॉलम होता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी होती है, आपको लेफ्ट साइड में फिगर दिख रहा होगा रेड, ब्लू और येलो कलर से। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर हम पीछे से देखते हैं तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, है ना। और अगर हम साइड से इसको देखते हैं, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर आदमी के, इंसान के, या अगर आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनके अगर साइड से देखेंगे तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये हमारी एस शेप की होती है। ये देखिए एस शेप का स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर हम साइड से देखेंगे तो ये एक नॉर्मल कर्वेचर को फॉलो करना चाहिए, और जब पीछे से देखेंगे तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो कभी भी इस तरह की रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी इफेक्ट होता है, डेविएशन आता है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि डिफॉर्मिटी होती है, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये
साइड से मुड़ जाती है। आप देखेंगे जो हमारे राइट साइड का पहला फिगर है, तो यहाँ पर देखिए रीढ़ की हड्डी साइड से मुड़ रही है, यानी कि एक तरह का कर्वेचर को फॉलो कर रही है ना, सी शेप के कर्वेचर को फॉलो कर रही अभी है। सर आपको इंटरप्ट करूंगी बीच में, आपकी और स्क्रीन शो नहीं, स्क्रीन जो है वो शो नहीं हो रही है आपकी। सॉरी, हाँ ऋषभ जी, आपको पीपीटी नहीं आ रही है आपकी। ओके, पीपीटी नहीं आ रही, जस्ट मैंने कंफर्म किया था, एक सेकंड। नहीं, अभी आ रही थी फिर चली गई। अच्छा, अभी आ रही है? नहीं, अभी तो नहीं आ रही है। इसका 20 का। ओके, एक सेकंड। यहाँ पे स्क्रीन शेयर ऑलरेडी दिखा रहा है, मुझे लगता है। शायद कुछ टेक्निकल एरर रहा होगा, नहीं आ रही है अभी। आप एग्जिट करके दोबारा स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, शायद कनेक्ट हो मैं जाए। अभी दिख रही है? नो सर, अभी भी नहीं आ रही। सर वहाँ ऑप्शन होगा शेयर एंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। मैंने शेयर एंटायर स्क्रीन ही किया हुआ है, जस्ट एक सेकंड में फिर से रीचेक कर लेता हूँ। अभी दिख रहा है स्क्रीन? नो सर। ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को? नो सर, अभी तो नहीं आ रही। जस्ट मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये तो ऑलरेडी शो हो रहा है यहाँ पे कि स्क्रीन शेयर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार जी आप अपना पावर पॉइंट हमें व्हाट्सएप कर दे, हम यहाँ से शेयर कर लेंगे। यदि कुछ टेक्निकल इशू आ रही है तो नॉट इशू। जी। ठीक है सर। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज मुझे लग रहा है हो रहे हैं, तो अभी जस्ट आपके सामने प्रेजेंटेशन यहाँ पर शेयर होगा थोड़ी देर में।
तो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली जो हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा भी हैं और हमें उसको सही समय से जानना ज़रूरी है। तो अभी क्योंकि प्रेजेंटेशन जस्ट शेयर होने वाली है तो मैं फिर उसके हिसाब से भी आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा, तो आप लोग उससे भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं मुझे लगता है, तो वो जल्दी शॉर्ट आउट होंगे आपके सामने। तो मैं बता रहा था बेसिकली कि मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ का सही समय पर इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीडियाट्रिक कंडीशंस अगर होती हैं, यानी कि बच्चों की कंडीशंस होती हैं, बहुत ही सेंसिटिव कंडीशंस होती हैं। तो अगर एक्चुअली आज के टाइम में होता क्या है कि हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना, इग्नोर कर देते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें कई बार चीज़ें पता नहीं लग पाती हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, रेक्टिफाई करें, है ना। और हम सही समय पर बेसिकली जान नहीं पाते हैं। तो सही समय पर चीज़ों को जानना, हमारे शरीर में किस तरह के डेविएशंस हो रहे हैं, जैसा गणेश सर ने भी आप लोग से शेयर किया था कि सही समय पर अगर हम, जैसे स्कूलिंग एक्टिविटीज़ है, बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाने के टाइम में उसको अगर चोट लग गया है या फिर वो हैवी बैग्स को उठा रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसका क्या मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है, मसल्स कितना वजन ले रहे हैं डेली और वो किस तरफ डेविएट हो जा रहे हैं, है ना। उनका एक सेम साइड में बोझ पड़ने से उनका जो रीढ़ की हड्डी है उसमें किस तरफ ज्यादा बोझ पड़ रहा है। तो इस तरह की जो बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में इग्नोर करते हैं, उसको भी ऑब्जर्व करने से और सही समय पर स्पेशलिस्ट को दिखाने पर, क्लिनिशियन को दिखाने पर जो ये सब होने वाली गंभीर समस्याएं हैं उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो एक चीज को सही तरीके से ऑब्जर्व करना, जानना, वो बहुत जरूरी हो जाता है, भले ही किसी भी चीज को मैनेज करने से। तो अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस मैनेजमेंट करने से पहले, यानी कि उसका हम उपचार करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम किस तरीके से चीजों को पहचान रहे हैं, कितना सही समय पर पहचाने। तो इसलिए जो एज होती है, बच्चों की जो उम्र होती है, उस उम्र सही उम्र पर सही इलाज करने पर जो होने वाली आगे गंभीर समस्याएं उनको हम ठीक तरीके से सही भी कर सकते हैं, और अगर बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं तो उसको हम सही समय पर रोक भी सकते हैं। तो हमें सर्जरी वगैरह करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है सर्जिकल इंटरवेंशन जो भी होते हैं, सर्जरीज होती हैं, वो किसी को पसंद नहीं है ना। सर्जरी कराना या सर्जरी के लिए जाना किसी को भी मतलब पसंद नहीं होता है, तो सब लोग इग्नोर करते हैं बेसिकली कि हम सर्जरी नहीं कराएंगे, हम नहीं कराना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी सर्जरिकल इंटरवेंशन को रोकने का, कि हम सही समय पर बच्चों को ठीक उसमें कोशिश करें कि उसको सही समय से इलाज करवाएं। तो चूंकि यहाँ आज मुझे लगता है कि स्क्रीन शेयर सभी को दिख रहा होगा, आपको अब प्रेजेंटेशन वगैरह दिख रही होंगी। तो डायग्राम के थ्रू बताना थोड़ा सा आप लोग डायरेक्ट समझ जाओगे, इसलिए प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि अगर थ्योरेटिकली चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग फिगर्स देके किस तरह से हमारे कम्युनिटी में लोग हैं और आप लोग उसको किस तरह से पहचान सकते हो। तो फिगर्स के थ्रू आप लोग बहुत जल्दी ग्रैप कर सकते हो। हाँ, तो मैं यहाँ पर था, तो बेसिकली स्पाइनल डिफॉर्मिटी के बारे में बता रहा था, यानी कि सारे शरीर में होने वाले डेविएशन के बारे में बता रहा था, स्पाइन में जो डेविएशन होते हैं रीढ़ की हड्डी में। तो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होगे, यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होगे कि किस तरह से
हमारा लेफ्ट साइड का जो फिगर है मैं बताता हूँ, नॉर्मल साइड का स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। तो देखो अगर हम पीछे से देखें तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी दिखती है, स्ट्रेट दिखती है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल प्लेन या कोरोनल प्लेन की तरफ से देखना। और अगर हम साइड से देखते हैं यानी कि सैजिटल प्लेन व्यू से देखते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो एस शेप को बिलोंग करती है। तो एस शेप ये एक नॉर्मल कर्वेचर होना चाहिए, स्मूथ कर्वेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एस शेप बहुत ज्यादा शार्प कर्वेचर नहीं होना चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा शार्प कर्वेचर होगा, बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ होगा, तो मतलब कि वहां पर कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी आ गई है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। और जो राइट साइड में फिगर्स देख रहे हैं आप, कई तरह के देखिए, पीछे से अगर हम देख रहे हैं तो ज्यादातर बच्चों के जो स्पाइनल है, जो पीछे स्पाइनल कॉलम है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिला के बना हुआ होता है, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये एक तरफ या दोनों तरफ भी मुड़ सकती है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कहीं बच्चे में कुछ चीजें ऐसी तो नहीं है जो पीछे से डिस्टर्ब हो रही हो, या फिर उसका जो शरीर है वो सिमेट्रिक ना दिख रहा हो, है ना, एक जैसा ना दिख रहा हो। तो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए जो रीढ़ की हड्डी की समस्याएं होती हैं उसमें कॉमन जो समस्याएं होती है वो स्कोलियोसिस होती है, इसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं, है ना। तो स्कोलियोसिस होती है समस्या, और लॉर्डोसिस होती है, काइफोसिस होती है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होती है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डिजेनरेटिव कंडीशंस भी होती हैं जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा कर देती हैं अपने नॉर्मल अलाइनमेंट से। तो जो सबसे कॉमन समस्या है वो उसको हम लोग बोलते हैं स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस एक ऐसी समस्या होती है रीढ़ की हड्डी की जो में कि लेटरल डेविएशन आ जाता है। मतलब आप देख रहे होंगे फिगर में कि नॉर्मल स्पाइन है, पहले जो फिगर दिखा रहा है उसके बाद में जो यहाँ जो बच्ची खड़ी है उसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो साइड वाइज मुड़ गई है, यानी कि साइड से टेढ़ी हो गई है। आप ये देख पा रहे हैं फिगर को। तो इस तरह की लेटरल डेविएशन को बेसिकली हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन समस्या होती है जो कि बच्चों में सबसे जल्दी आती है। एक तरफ वजन पड़ने की वजह से भी आ जाती है, या फिर बचपन से भी कई बच्चों में, इन्फेंट्स में होती है, जो कि बाय बर्थ समस्या भी आ जाती है। तो इसमें बहुत सारी देखिए जो हड्डियां हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिसमें कि बचपन से ही डिफेक्ट आ जाते हैं, जिसको हम लोग कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। और बचपन से ही डिफेक्ट अगर आ गए और जो वर्टिब्रल की शेप्स हैं, जो हड्डियों की शेप हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तिकोनी हड्डियां किसी किसी में हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेज शेप की वजह से उसमें जो टेढ़ापन है वो आ जाता है। इसके अलावा एक्वायर्ड कंडीशंस भी होती हैं जो कि किसी और समस्याओं के कारण भी हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो कई सारी कॉजेस यहाँ पर हैं। नेक्स्ट। अब देखिए दूसरी समस्या है रीढ़ की हड्डी की काइफोसिस। काइफोसिस इसको हम क्या बोलते हैं, जिससे कि हमारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है ऊपरी हिस्से की, है ना, यानी कि थोरेसिक रीजन की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ मुड़ जाती है। तो जब वो आगे की तरफ मुड़ जाती है तब हम इसको बोलते हैं काइफोसिस। लेकिन ये जो है मोस्टली कहाँ पर होता है, ये हमारे थोड़ा सा ऊपर मतलब अपर एरिया में होता है, पोस्टीरियर साइड में, जिससे कि जो आदमी है, जो पर्टिकुलर बच्चा है, वो आगे की तरफ झुकने लग जाता है। आप नीचे फोटोग्राफ में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ मुड़ गई है, और बच्चे का जो झुकाव है वो आगे की तरफ होने लग जाता है, यानी कि उसका जो सर है, जो उसका पोस्चर है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो ये इसका भी जो कारण है वो कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, या फिर बाद में भी किसी वजन के ज्यादा बढ़ने से या उसके पोस्चर की वजह से भी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो हमारी रीढ़ की हड्डी आगे भी मुड़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइफोसिस। नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक और कॉमन समस्या होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस क्या समस्या होती है, बेसिकली हमारे जो ट्रंक होता है, जो हमारा शरीर का बीच का हिस्सा होता है, कूल्हे की ऊपर वाली हड्डी बहुत ज्यादा आगे की तरफ मुड़ जाती है। आप देख रहे होंगे जो बच्ची खड़ी है राइट साइड में, तो इसमें देखिए कमर के हिस्से से, तो कमर का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा आगे की तरफ मुड़ गया है। अब मैंने एक नॉर्मल कर्वेचर आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसमें एक स्मूथ कर्वेचर था, उसमें भी आगे की तरफ मुड़ा हुआ था। लेकिन इस कंडीशन में जो हमारा कमर का ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत आगे की तरफ मुड़ जाता है, जिसको हम लोग लॉर्डोसिस बोलते हैं, या अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है आगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्साजरेटेड लॉर्डोसिस। तो जिसमें आप लेफ्ट साइड में फिगर है उससे भी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो हमारा नॉर्मल स्पाइन का स्ट्रक्चर दिख रहा है और किस तरह से एक्स्ट्रा लॉर्डोसिस दिख रही है, जिसमें कि दबाव आ जाता है कमर के पीछे के हिस्से में, जिससे उसको आगे होने वाला बैक पेन या कई तरह की गंभीर समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये भी एक कंडीशन होती है रीढ़ की हड्डी की। नेक्स्ट। अब ये देखिए जो मैंने कारण बताए थे, कई कारणों से होता है, तो एक कारण ये भी है कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज का, जिसमें कि बच्चा जब पैदा होता है
तो वो पैदाइशी कहीं ना कहीं वर्टिब्रा में जो बहुत छोटी छोटी हड्डियां हैं उसमें समस्या आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि उसका हड्डी जो है प्रॉपर तरीके से जुड़ नहीं पाती, तो अगर जुड़ नहीं पाएगी तो क्या होगा, प्रॉपर उसमें जो शेप है वो नहीं आ पाएगी और वेट शेप का वर्टिब्रा क्रिएट हो जाता है, जिससे कि स्पाइनल डेविएशन आने लगते हैं, तो स्कोलियोसिस हो जाती है, लॉर्डोसिस हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं कॉमनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो बच्चे पैदा होते हैं। तो ये कंडीशन है स्पाइना बाइफिडा की। तो स्पाइना बाइफिडा मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें वो ठीक तरीके से जोड़ नहीं पाती, पीछे स्पाइनस प्रोसेस दो भाग में डिवाइड हो जाती है। और कभी कभी गंभीर केसों में जैसे माइलोमेनिंजियोसील या सिरिंजोमायोसील में ये जो अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी अपने स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स के साथ कभी कभी बाहर आ जाती है। तो आप राइट साइड में फिगर देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, या आपने भी डे टू डे उसमें देखा होगा कहीं ना कहीं कम्युनिटी में। तो इन बच्चों को भी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्या आ जाती है। तो एक तरह की सेकेंडरी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। आगे बढ़ के नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन है ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटीज। ट्रॉमेटिक एक कारण होता है हमारा जब जिसमें की समस्या जो है वो ट्रॉमा के कारण हो जाती है, यानी कि अगर कोई बाद में इंजरी हुई, यानी कि स्कूल टाइम में, जैसे एक एग्जांपल आया था कि स्कूल टाइम में कोई इंजरी हो गई, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारी हड्डियां टूट गई, तो उसकी वजह से भी हमारे जो है डिफॉर्मिटीज डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो वो स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस कोई भी शेप को वो ले सकती हैं। देन है न्यूरोमस्कुलर डिफॉर्मिटीज। तो न्यूरोमस्कुलर डिफॉर्मिटीज हमारे ये बेसिकली समस्या हो जाती है अगर हमारी कोई मसल फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, शरीर में जो मास है वो ठीक से उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, डिसीज हो गई, या कोई नर्व से रिलेटेड इंजरी हो गई है ना। तो ये बेसिकली इसमें जो डिफॉर्मिटीज पैदा होती हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर डेविएट हो जाते हैं, वो हमारी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू डेवलप हो जाते हैं। मतलब ये प्राइमरी कारण से नहीं होती है, लेकिन किसी भी कारण से अगर सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज डेवलप हुई, या आपको कोई और समस्या है, किसी और समस्या की वजह से अगर आपके स्पाइन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में डेविएशन आ रहे हैं, तो आपको इस तरह की समस्या यहाँ पर हो जाती है रीढ़ की हड्डी में, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर डिफॉर्मिटीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो हम मैनेजमेंट का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट को जानने से पहले या अप्लाई करने से पहले किसी भी चीज़ को प्रिस्क्रिप्शन, जैसे होता है ना कि दवा हम लोग लिखते हैं, तो दवा जब हम लिखते हैं तो दवा हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले जांच करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उसके बाद में अगर कुछ जानकारी क्लियर नहीं होती तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसको डायग्नोज कराते हैं, यानी कि उसको टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है या उसके आधार पर किस तरह की दवा देनी चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर भी होता है कि जो हम लोग कोई भी इंटरवेंशन अगर देना जा रहे हैं, अगर रीढ़ की हड्डी में उसको कोई भी मैनेजमेंट देने जा रहे हैं बच्चे को, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि किस तरह से हम उसकी जांच करेंगे, असेसमेंट किस तरह से करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंटरवेंशन को डिसाइड करने का, है ना। बच्चे को देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसको इस तरह की चीजें चाहिए, या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज चाहिए, या ऑर्थोटिक मैनेजमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, या फिर इसको सर्जरी के लिए देना है। तो इस तरह से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, हमें उससे पहले बहुत डिटेल में उसको जांच करनी पड़ती है, उसके पोस्चर से रिलेटेड, हर एक अलाइनमेंट से रिलेटेड, ताकि हम उसको सही डायरेक्शन में ट्रीट कर सकें और जितना जल्दी हम उसको ठीक कर सकें। तो ये हमारा एम होता है। तो जब भी हम इवेल्युएट करते हैं किसी भी स्पाइनल डिफॉर्मिटी को या इन जनरल किसी भी समस्याओं को, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं बच्चे की। तो हिस्ट्री में हमें ये पता लगता है कि बच्चा किस तरह की एक्टिविटी करता है, जो स्कूल जाता है तो वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी करता है, इंजरी से रिलेटेड अगर कोई हिस्ट्री वो बताता है ना। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन से हमें कुछ चीज़ें पता लगती है, लिविंग एनवायरनमेंट, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो बच्चा रहता है, और सोशली किस तरह से वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है अदर बच्चों से, है ना, या उसको कोई कंप्लेन तो नहीं है, पेन से रिलेटेड कुछ घर में तो नहीं बताता है। तो कई सारी जो जनरल हिस्ट्री है वो हमारी काम आती है। और अगर किसी बच्चे को पहले से कोई दिक्कत होती है तो हमें उसके डॉक्यूमेंट्स भी इवेल्युएट करने चाहिए, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन। तो उसमें हम लोग प्री इवेल्यूशन करते हैं और सारे फैक्टर्स का, जैसे गणेश सर ने भी एक दो फैक्टर्स को यहाँ पर कोट किया था, जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी रिस्पॉन्स कैसा है उसका, है ना, चेस्ट का जो साइज है वो कैसा है, या उसको कोई रेस्पिरेशन से रिलेटेड समस्या तो नहीं आ रही जब भी वो सांस लेता है, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है वो डायरेक्टली हमारे रेस्पिरेशन को भी अफेक्ट कर सकती हैं, है ना, हार्ट को भी अफेक्ट कर सकती हैं, हृदय को भी अफेक्ट कर सकती हैं,
है ना। तो जितनी भी चीजें हैं, या फिर कुछ उसको मसल पेन तो नहीं हो रहा है ना, या थका हुआ तो नहीं लग रहा है बच्चा, एक तरफ बैठा हुआ तो नहीं लग रहा है, तो इस तरह की चीजें हमें पूछनी है बच्चों से। तो हम इसलिए इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं समस्या है रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड। अब यहाँ पर अगर हम पोस्चर असेसमेंट उसका करते हैं, तो पोस्चर असेसमेंट में हम डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं कि उसका जो हेड है, जो हेड का अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप अगर पीछे से देख रहे हैं, ये देखो बच्चों को फिगर में, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा मिडिल वाला जो फिगर है, वो उसमें देख रहे हैं बच्ची का जो हेड का अलाइनमेंट है, जो आपको रेड लाइन से दिख रहा है, वो ठीक नहीं है, वो टेढ़ा हुआ है। तो यानी कि जो हेड है वो बीचों बीच नहीं है हमारे रीढ़ की हड्डी के। तो इससे हमें पता लग सकता है कि उसके कहीं ना कहीं समस्या है। उसके हम लोग शोल्डर से पता लगा सकते हैं। शोल्डर का देखिए लेवल जो है वो इक्वल नहीं दिख रहा है ना, एक तरफ झुका हुआ शोल्डर दिख रहा है और एक तरफ उठा हुआ दिख रहा है। तो कॉमनली जहाँ पर कर्वेचर डेवलप हो जाता है, कॉन्वेक्सिटी जहाँ पर होती है, वहाँ का जो शोल्डर है, जो उसका कंधा है, वो ऊपर उठा हुआ होता है ना, और जिस तरफ वो झुका हुआ होता है तो वहाँ पर एक क्रीज बन जाती है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, तो बीच वाली फिगर में बच्ची की क्रीज बनी हुई है ना, जहाँ पर कर्व है उसके अपोजिट साइड में, जिस तरफ कंधा झुका हुआ है उसके नीचे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो क्रीज क्यों बन गई, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा दबाव आ रहा है, वहां पर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो एक तरफ से उठ गई है, राइट साइड से। तो इस तरह से हम पोस्चर का असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम रीढ़ की हड्डी को देखेंगे तो एस शेप की होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि साइड वाइज कर्वेचर डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर हिप का असेसमेंट करते हैं। हिप मतलब जो कूल्हे की हड्डी होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो पीछे से हम लोग के जो मार्किंग पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं PSIS। PSIS मतलब होता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन का जो लेवल है वो भी इक्वल नहीं होता है, और हम इस तरह से देख सकते हैं कि बच्चा ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है और ठीक तरीके से बैठ भी नहीं पाता है। तो ये एक जनरल साइंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चों को रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्या है, या फिर आपको वो कंप्लेन करेंगे घर में कि हमको स्पाइनल पेन होता है, पीछे कंधे में दर्द होता है ना, बैक में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है। तो उससे भी आप उनकी होने वाली समस्या को पहचान सकते हैं। ऐसे ही अगर कुछ लॉर्डोसिस हुआ तो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर जो कमर का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ मूव कर गया है, यानी कि यहाँ पर भी आप प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे उनके पोस्चर को सबसे पहले असेसमेंट कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ भी डाउट होता है तो हमें एक प्रॉपर क्लिनिशियन के पास दिखाने के लिए जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन के साथ पास, हड्डी के डॉक्टरों के पास, तो वो ठीक तरीके से उसका आगे की तरफ इलाज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए ये एक और तरीके का एग्जामिनेशन होता है पोस्चर का ही सेम। तो अगर हम लोग उसको और थोड़ा सा ज़्यादा आइडेंटिफाई करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रंक बैलेंस टेस्ट भी करते हैं। तो ट्रंक बैलेंस टेस्ट किस लिए होता है कि हम लोग देखते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी कितनी ज़्यादा डेविएटेड है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से मैथमेटिकल पैरामीटर तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर प्लम बॉब टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक तरीके यहाँ पर सीधी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं उसके C7 स्पाइनल वर्टिब्रा से। तो जब भी हम उस सीधी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस तरफ उसका कर्वेचर उठा हुआ है उस तरफ जो उसकी वेट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है। वेट लाइन मतलब क्या होता है कि जो उसका भार है, जो भार होता है W हेड, इसको रिफर करते हैं हम लोग। दैट मीन्स द वेट ऑफ द हेड आर्म एंड द ट्रंक। तो वेट ऑफ द हेड आर्म एंड जो ट्रंक है वो हमारा नीचे की तरफ हमारा S1 वर्टिब्रा के थ्रू दोनों हिप से होता हुआ ग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है। तो उसको जो नॉर्मल जो वेट शिफ्टिंग है वो भी इससे डेविएट हो जाती है, यानी कि जो इसकी वेट शिफ्टिंग है वो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ज्यादा शिफ्ट हो गया है वेट, जिसकी वजह से ज्यादा दबाव पड़ रहा है, हमारे स्पाइन में, और जो पेशेंट है वो कंप्लेन करता है कि उसको दर्द हो रहा है एक तरफ से। तो जो वेट का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके के ट्रंक बैलेंस टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट एक और किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं एडम्स टेस्ट। तो एडम्स टेस्ट बेसिकली हम लोग करते हैं कि कितना रीढ़ की हड्डी में समस्या है। अब कितनी समस्या है ये कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर कॉमनली जो समस्या होती है वो दो तरह की होती है स्कॉलियोसिस में। एक होती है समस्या स्ट्रक्चरल जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरी समस्या होती है नॉन स्ट्रक्चरल। तो नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल में क्या फर्क है? नॉन स्ट्रक्चरल समस्या क्या होती है, वो आगे झुकने पर ठीक हो जाती है। मतलब देखिए आप फंक्शनल स्कॉलियोसिस जहाँ पर लिखा है लेफ्ट साइड के फिगर में देख रहे होंगे कि अगर बच्चा जो है आगे झुका है और उसका जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा हो जा रहा है ना, और वहां पर कोई भी रिब हम्प नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई भी उबड़ जिसको हम लोग बोलते हैं उभरापन नहीं दिख रहा है, तो वहां पर क्या है कि वहां पर फंक्शनल स्कोलियोसिस होती है, यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होती है, यानी कि वो परमानेंट स्कोलियोसिस नहीं होती है, परमानेंट डेविएशन नहीं होता है।
तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास रहती है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो हम उसको ठीक तरीके से बहुत अच्छा कॉमनली हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, या कई तरह की जो फ्लेक्सिबल समस्याएं होती हैं वो ऑटोमेटिकली समय के साथ साथ सही हो जाती हैं, पोस्चर अगर हमने सही से मेंटेन किया है तो। लेकिन जो एसिमेट्रिकली जहाँ पर दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस बोलते हैं, ये थोड़ी सी गंभीर समस्या होती है, एक तरह की परमानेंट समस्या होती है, जिसमें कि हमारा रीढ़ की हड्डी में साइड वाइज डेविएशन के साथ साथ हमारा रोटेशन भी होता है वर्टिब्रा में। तो जो हड्डियां होती हैं वो साइड वाइज तो डेविएट होती हैं, उसके साथ साथ उसमें घुमाव भी आ जाता है। तो घुमाव जहां पर आ जाता है वहां पर ट्विस्टिंग डिफॉर्मिटीज भी आ जाती हैं, जिसको हम लोग बेसिकली एक तरह के टूल से मेजर कर सकते हैं कितना डिग्री ऑफ रोटेशन है। इसका टूल का नाम है स्पोलियोमीटर, जो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, एक तरह का मेजरिंग पैरामीटर यहाँ पर टूल आपको दिख रहा है जो हाथ में लिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोलियोमीटर। स्पोलियोमीटर के थ्रू हम लोग वर्टिब्रल रोटेशन को भी मेजर कर सकते हैं कि कितना डिग्री ऑफ वर्टिब्रल रोटेशन वहां पर आ रहा है। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो हम लोग की कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है नहीं, तो इसको मैं बाद में अभी आगे इंप्लीमेंट भी करूंगा कि किस तरह से आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपने प्रिस्क्रिप्शन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब एक और पैमाना होता है, एक और मापदंड होता है कि जिसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि कितना डिग्री ऑफ स्पाइनल डेविएशन है, यहाँ पर कितना डिग्री ऑफ एंगुलेशन मेंटेन कर रहा है बाय द मेथड ऑफ एक्सरे एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एक्सरे एग्जामिनेशन करना बहुत मायने रखता है कि हम कितनी जल्दी एज ग्रुप में एक्सरे कराएं और हम सही तरीके से बिल्कुल क्वान्टिफाई वे से चीज़ों को बता पाएं कि हाँ इस पर्टिकुलर बच्चे में, इस पर्टिकुलर पर्सन में कितना डिग्री ऑफ डेविएशन है। तो कितना डिग्री ऑफ डेविएशन है ये भी हमें जानना जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, वो डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ कर्वेचर बच्चे में डेवलप हो चुका है या आगे कितना होने वाला है। तो आगे भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ रेजर साइन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो रेजर साइन और जो पहली फिगर दिख रही है हमारी कॉप्स एंगल की फिगर दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉप्स एंगल मेथड। कॉप्स एंगल के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना डिग्री ऑफ डेविएशन हमारे स्पाइन में हो रहा है ना। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो कितना मुड़ी हुई है, तो इसका एंगल हम निकाल लेते हैं, उस एंगल के अनुसार हम ट्रीटमेंट करना चालू करते हैं। और दूसरा मेथड होता है रेजर साइन मेथड। रेजर साइन मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि बच्चों में हम किस तरह का इंटरवेंशन दे रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है स्केलेटल मैच्योरिटी के ऊपर। ठीक है, तो स्केलेटल मैच्योरिटी कितनी है ये भी हम पहचान सकते हैं। जो क्लिनिशियंस हैं वो इस रेडियोग्राफ से पहचान लेते हैं कि बच्चे में अभी कितना समय बाकी है मैच्योरिटी होने में, या उसकी एज के अनुसार उसकी कितनी मैच्योरिटी है। तो इससे हमें रेजर साइन से पता लग जाता है। तो रेजर साइन अगर 0, 1, 2 होता है तो यानी कि अभी बच्चे में काफी मैच्योरिटी बाकी है, तो हम कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफॉर्मिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर उसकी जो रेजर साइन है 4, 5 में पहुंच गया है, 4, 5 मतलब होता है पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है अगर बोन, है ना, स्केलेटल मैच्योरिटी आ गई है। तो आप लोग ने नॉर्मली सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं हाँ इसकी तो आप उम्र बहुत ज्यादा हो गई, तो अब इसका करेक्शन होने का बहुत कम चांसेस है। वो क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो उनकी स्केलेटल मैच्योरिटी है, जो उनकी हड्डी है, वो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी है, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है। अब उसमें करेक्शन होने के बहुत कम चांसेस है या ना के बराबर चांसेस है। तो उस केस में वो क्या करते हैं, सर्जरी के लिए रेफर कर देते हैं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वहाँ पर काम नहीं करता है। बिना सर्जरी का जो ट्रीटमेंट है वो काम नहीं करता है। तो ये रेजर साइन से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट, किस तरह का जो हमारा इंटरवेंशन है वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए जरूरी हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जिससे कि हमें पता लगता है कि हमें क्या चीज़ देनी है, हमें ऑर्थोसिस देनी है, ब्रेसिंग देनी है, कि हमें सर्जरी के लिए जाना है, या फिर हमें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखनी है। तो किस तरह से हम उसमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें या क्लिनिशियंस को इजीली पता लग जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट हमारा, तो ये मैंने एक आपको बेसिक चीजें बता दी कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बच्चे में या किसी इंडिविजुअल में किस तरह की समस्या और वो कितनी बड़ी हुई हैं, या हम उसको कितना तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब मैंने बेसिक आपको मेथड बता दिए। अब है उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर चूंकि मैंने बताया था कि मैं ज़्यादातर यहाँ पर फोकस स्कोलियोसिस को करूँगा, क्योंकि स्कोलियोसिस एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसको हम लोग यहाँ पर जो है कॉमनली देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, बहुत सारे बच्चों में होती है, कम्युनिटी में होती है। तो स्कोलियोसिस को अगर एज पर रिसर्च स्कोलियोसिस रिसर्च सोसाइटी के माध्यम से देखें तो उन्होंने 2 तरह की ये समस्याएं बताई हुई हैं, जिससे कि रीढ़ की हड्डी साइड वाइज टेढ़ी हो जाती है। तो एक होती है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, दूसरी होती है
न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। तो न्यूरोमस्कुलर को तो मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा बहुत कि जिनको समस्या मसल डिसीज या नर्व डिसीज के कारण हो जाती हैं, नर्व इंजरीज के कारण हो जाती हैं, जो कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के कारण जिनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर। इडियोपैथिक होती है जिसका कॉज अननोन होता है, मतलब ये दिक्कत तो होती है रीढ़ की हड्डी में, लेकिन उसका कॉज सही तरीके से, हमें कारण सही तरीके से नहीं पता लग सकता है। जैसे जेनेटिक डिफिशियंसी के कारण हो सकता है, या फिर कोई आपका जो है ग्रोथ वेलोसिटी के कारण हो सकता है, या स्केलेटल इमेच्योरिटीज के कारण हो सकता है ना, हड्डी ठीक तरीके से वहां पर जुड़ी नहीं है, तो इसका हम जो कारण है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बहुत कॉमनली करीब 80% बच्चों पर पाई जाती है, जो जिसमें कि 3 यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं, जो कि 3 तरह की होती है। एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया इन्फेंटाइल ग्रुप को, दूसरे में डिवाइड कर दिया जुवेनाइल ग्रुप को, और तीसरे में डिवाइड कर दिया है एडोलसेंट ग्रुप को, यानी कि ओल्डर देन 10 ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए एज वाइज लिखा हुआ है कि हम किस तरह से इडियोपैथिक स्कोलियोसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक स्टडी हुई थी पहले, रेसनबर्ग और वायंस डेविस ने करी थी। उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो इन्फेंटाइल बच्चे होते हैं, यानी कि जो बाय बर्थ और 3 साल तक की उम्र के होते हैं, उनमें 0.5% ऑफ ये दिक्कतें पाई जाती हैं, यानी कि 0.5% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पाइनल डिफॉर्मिटीज का इन बच्चों में, जो कि इन्फेंटाइल ग्रुप में आते हैं। दूसरा ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया है जुवेनाइल ग्रुप का। तो जुवेनाइल ग्रुप में जो 3 से 10 साल के बच्चे होते हैं वो जुवेनाइल ग्रुप में आते हैं, और ये 10 से 10.5% ऑफ डिसेबिलिटी को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं ओवरऑल स्पाइनल डिफॉर्मिटीज को, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो कॉमन देखने को मिलती है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, वो एडोलसेंट ग्रुप के बच्चों पर देखने को मिलती है, जो कि 10 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, लेकिन प्रियर टू स्केलेटल मैच्योरिटी होते हैं, यानी कि 10 से जो उनकी 16 साल या 20 साल की उम्र होती है, उसके ग्रुप के बच्चे जो है सबसे ज्यादा स्कोलियोसिस डेवलप करते हैं। यानी कि जैसा कि अभी गणेश सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस होते हैं, है ना, उनमें भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं स्कोलियोसिस डेवलप होने के। तो कई तरह के जो एडोलेसेंस ग्रुप है हमारे पास, उनके उनमें 89% ऑफ इस तरह की रीढ़ की हड्डी की समस्याएं वहां पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब इसका स्प्रेड किस तरह से होता है, किस तरह से इसका फैलाव होता है, तो ये डिपेंड करता है बेसिकली इसके एज ग्रुप के ऊपर, कि कौन सी एज में कितना ऑनसेट आ रहा है, किस एज में कितना ऑनसेट आ रहा है, किस एज ग्रुप में। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे पहले बता ही रहा था कि इन्फेंटाइल ग्रुप होता है, जुवेनाइल ग्रुप होता है, और एडोलेसेंस ग्रुप होता है। तो सही उम्र से पहचान कर लेना और उसकी रोकथाम करना, तो वो भी डिपेंड करता है कि कितना वो आगे बढ़ सकता है। देन टाइप ऑफ स्कोलियोसिस, किस लेवल पर स्कोलियोसिस, अगर हमारे सर्वाइकल रीजन में है या थोरेसिक रीजन में, लंबर रीजन में सबसे ऊपर है, तो थोरेसिक लेवल की जो स्कोलियोसिस है, ये माना जाता है जो उसमें डेविएशन होता है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है ना, बहुत जल्दी उसमें फैलाव होता है। तो डिपेंड करता है कि स्कोलियोसिस का क्या टाइप है, यानी कि स्ट्रक्चरल है या नॉन स्ट्रक्चरल है, और क्या उसका लेवल है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समस्या के बढ़ने का, होता है मैग्नीट्यूड ऑफ कर्व। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कर्व मतलब कि कितना ज्यादा डेविएशन है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सरे बताया था, एक्सरे के थ्रू मैंने बताया था कि हम लोग ऑप्स एंगल के थ्रू देखते हैं कि कितना डिग्री ऑफ डेविएशन वहां पर हो रहा है और कितना उसकी मैच्योरिटी बची है। तो दोनों ही फैक्टर को मिला के यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ कर्व कितना है, यानी कि स्मॉल कर्व है, मॉडरेट कर्व है, या लार्ज कर्व है। अगर स्मॉल कर्वेचर है, यानी कि स्मॉल कर्वेचर इन द सेंस कि 20 से 30 डिग्री ऑफ डेविएशन वहां पर होगा, सॉरी 10 टू 20 डिग्री ऑफ डेविएशन होगा, यानी कि जो उसका एंगल है ऑप्स एंगल वो 10 से 20 डिग्री ही डेविएट हुआ है सिर्फ। मॉडरेट कर्व में क्या होगा, जिसमें एंगल जो है वो 20 से 30 डिग्री डेविएट हो चुका है। और लार्ज कर्व मतलब कि ये थोड़ी गंभीर समस्या हो जाती है, जिसमें कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो 30 डिग्री से ज्यादा मुड़ी हुई होती है। तो 30 डिग्री से ज्यादा अगर रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर समस्या थोड़ी बढ़ जाती है क्लिनिशियंस के लिए, कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए या करेक्ट किया जाए। ये लेकिन सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं अगेन स्केलेटल मैच्योरिटी के ऊपर, जो हम लोगों ने राइजर साइन अभी देखा। तो कितनी स्केलेटल मैच्योरिटी बची है या हो गई है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें इंटरवेंशन दे सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि 20 से 30 जो बच्चे हैं वो कॉमनली 1000 बच्चों में से निकलते हैं 10-20 डिग्री एंगल के बीच में, और जो मॉडरेट कर्व होते हैं वो 3 to 5 चिल्ड्रंस निकल रहे हैं पर 1000 में से, और 2 to 3 चिल्ड्रंस निकल रहे हैं पर 1000 में से, जिनका जो कर्व है वो 30 डिग्री एंगल से ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब यहाँ पर जो इन्फेंटाइल ग्रुप है, इसको मैं जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वे में जस्ट आगे बढ़ जाऊंगा फिर। तो इन्फेंटाइल, जो कि मैंने बता चुका हूँ कि ये बर्थ और 3 साल के बीच में ये समस्या बढ़ती है, जो कि 0.5% ऑफ केसेस को कंस्टिट्यूट करती है, और ये इसका जो मेन कारण है वो जेनेटिक टेंडेंसी है। तो जेनेटिक टेंडेंसी के कारण इस तरह के बच्चों में बाय बर्थ समस्या हो जाती है, या 3 साल के अंदर अंदर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा लड़कों में ज़्यादा ये पाया गया है देन फीमेल्स इन्फेंट्स। लेफ्ट थोरेसिक कर्व बहुत कम होता है, यानी कि जो उसके बाएं हाथ है, बाएं हाथ की तरफ जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो कॉमनली टेढ़ी हुई नजर आती है। इस कंडीशन में बहुत रेयर कंडीशन होती है, बहुत कम बच्चों में दिखती है, और इसमें अगर कर्वेचर डेवलप भी हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो करेक्ट भी हो जाता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये सेल्फ लिमिटिंग कर्वेचर होता है। तो 80 से 90% बच्चों में, जो इन्फेंटाइल ग्रुप के बच्चे होते हैं, उसमें जो कर्वेचर है वो ऑटोमेटिक सही हो जाती है, यानी कि समस्याएं ऑटोमेटिक सही होने लगती है धीरे धीरे। तो ये 2 टाइप का होता है। अगर समस्या सही हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रिजॉल्विंग टाइप का है। अगर समस्या बढ़ रही है, यानी कि कर्वेचर एंगल बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर का है। तो इसको मापने या मापदंड का भी एक तरीका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं RVAD एंगल बोलते हैं। तो RVAD एंगल होता है रिब वर्टिब्रल एंगल डिफरेंस। तो मैं भी, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक आउटलाइन ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस एंगल के थ्रू हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये जो समस्या है ये बढ़ने वाली समस्या है, रिजॉल्विंग प्रोग्रेसिव है, या फिर ये खत्म होने वाली समस्या है। ठीक है, तो इस तरह की समस्याओं को यहाँ पर हम ठीक तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा जुवेनाइल ग्रुप। तो जुवेनाइल ग्रुप में जो समस्या होती है वो बच्चे जो है वो 4 से 10 साल की एज के ग्रुप के बीच के होते हैं, जो कि 11 to 16% ऑफ ऑल केसेस को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मेल और फीमेल में इक्वली जो रेशियो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि जितने परसेंट मेल इफेक्ट होते हैं उतने ही परसेंट फीमेल बच्चे भी इफेक्ट होते हैं। लेकिन इन बिटवीन द 4 to 6 ईयर, तो 4 से 6 साल के बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, 7 से 10 साल के बीच में जब बच्चे आते हैं, तो ये ज्यादातर लड़कियों में देखने को मिलता है, यानी गर्ल चाइल्ड में देखने को मिलता है। और कॉमनली ये राइट साइड का थोरेसिक कर्वेचर इसमें कॉमन होता है। तो राइट साइड मतलब कि राइट साइड, यहाँ पर जो कर्वेचर है वो राइट साइड होगा, कॉन्वेक्सिटी जो उठा हुआ पन होगा वो राइट साइड में होगा, और जो झुकाव होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो इस तरह से हम कॉमनली देख सकते हैं कि जुवेनाइल ग्रुप में जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है वो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर दिख सकता है हमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन नेक्स्ट है एडोलेसेंट ग्रुप। तो एडोलेसेंट ग्रुप, जैसा मैंने बताया था, ये बहुत कॉमन ग्रुप होता है। इसमें जो समस्याएं हैं बहुत जल्दी बढ़ती हैं, और चूंकि एक तरह का ग्रोइंग पीरियड होता है ना, तो ग्रोइंग पीरियड में हमारी जो समस्याएं हैं वो 89% ऑफ बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है, और 10 साल की एज के बाद ये होता है, और स्केलेटल मैच्योरिटी के पहले तक। तो ये एज ग्रुप भी काफ़ी बड़ा है, जिसमें समस्याएं भी काफ़ी हो जाती हैं। तो ये बहुत कॉमन है। इसमें जो कर्व है वो बहुत ही जल्दी बढ़ता है, स्पेशली गर्ल्स में ज़्यादा इसका रेशियो पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेशियो है वो 3.6:1 है, यानी कि 3.6:1 का रेशियो है लड़के और लड़की के बीच में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फीमेल ग्रुप ऑफ चाइल्ड ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेल ग्रुप ऑफ चाइल्ड। जैसे जैसे हम इसमें आगे एज बढ़ती है, या तो एंगल बढ़ता है, यहाँ पर 20 डिग्री ऑफ से ज़्यादा का एंगल है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि ज़्यादातर लड़कियों में सेम ये जो एंगल डिफरेंस आता है ये काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, 6.4:1। और ये भी राइट साइड के थोरेसिक कर्व इसमें कॉमन होता है, कि राइट साइड का जो थोरेसिक कर्व है वो इस समस्या में कॉमनली हमें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो प्रेडिक्टर्स फॉर कर्व प्रोग्रेशन, मतलब कि हम ये कैसे पहचान सकते हैं कि कर्व कितना बढ़ने वाला है। तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, कर्व पैटर्न, एज ऑफ ऑनसेट और रेजर साइन, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि कर्व पैटर्न क्या है, कितनी इसकी सीवियरिटी है, किस लेवल का है, इस पर डिपेंड करेगा, उम्र पर डिपेंड करेगा, और रेजर साइन पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये रिस्क यहाँ पर स्लाइड डाली हुई है मैंने, तो ये भी रिलेटेड है हमारे रेजर साइन और सारी चीज़ों से, मैच्योरिटी से रिलेटेड ही है स्लाइड, कि किस तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो कर्व प्रोग्रेशन हो रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है। यंगर एज पर डिपेंड कर रहा है, अकरेंस ऑफ इनिशियल कर्व बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि बिफोर प्यूबर्टी अगर हमारे पास इनिशियल कर्व हम पेशेंट पर देखने को मिल रहा है, तो उसके चांस होते हैं कि वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा, यानी कि बहुत जल्दी बढ़ेगा आगे की तरफ। तो उसको हमें कंट्रोल करना है। मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, डबल कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर एक ही रीढ़ की हड्डी में 2 कर्वेचर हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में,
है ना, एक थोरेसिक स्पाइन में और एक लंबर स्पाइन में। तो उन दोनों, जब दो कर्वेचर की कंडीशन आती है तो उसको भी हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है और उसको सही समय पर कंट्रोल करना जरूरी है। और राइजर साइन पर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि हमें समझना चाहिए कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी की समस्या वो किस तरह से आगे की तरफ बढ़ रही है और कितना वो बढ़ सकती है। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था स्केलेटल मैच्योरिटी और कर्व प्रोग्रेशन की, है ना, एंगुलेशन की, तो वो क्या हमें दिखाता है कि अगर हम देख रहे हैं कि जो कर्व एंगल है वो 30 डिग्री से कम है, लेकिन उसकी स्केलेटल मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है बच्चे की, तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, बल्कि ना के बराबर चांसेस होते हैं कि उसमें और ज्यादा डेविएशन वहां पर नजर आएगा उसको। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, कंडीशन आती है कि अगर कर्व एंगल उसका 30 डिग्री से ज्यादा है और लेकिन एपिकल वर्टिब्रल रोटेशन 25 डिग्री से ज्यादा है, जो हमने रोटेशन को चेक किया था, तो अगर उसका रोटेशन भी है और एंगल भी 30 डिग्री से ज्यादा है तो द कर्व इज लाइकली टू प्रोग्रेस, यानी कि जो कर्वेचर है वो, उसकी जो समस्या है वो ज्यादातर बढ़ने के चांसेस होते हैं। या फिर राइजर साइन पर डिपेंड करता है, स्केलेटल मैच्योरिटी अगर 0 to 1 लेवल की है तो जो, और जो कर्व एंगल 20 डिग्री से कम है तो वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये सारे डाटा ऑलरेडी लिए गए हैं, यहाँ पर आपको रेफरेंस नीचे दिख रहा होगा, तो वहीं से बता रहा हूँ, ये मैंने अपने मन से डाटा नहीं बनाए हैं। तो इसको हम एक रेफरेंस लेके आगे अपने प्रिस्क्रिप्शन को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर राइजर साइन 2, 3, 4 है और कर्व एंगल 20 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है वो स्केलेटल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कर्व को बढ़ने के। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है सारी चीज़ों का कि कितना उसमें रोटेटरी इश्यूज हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये डाटा वेरी हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस पर। अगर डिफॉर्मिटी थोरेसिक लेवल पर है, अगर अपर ट्रंक लेवल पर है और कर्व एंगल 50 to 75 डिग्री है, तो कर्व के बहुत जल्दी बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो डिफॉर्मिटी है, जो समस्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो डिपेंड करता है कि किस एरिया में और कितना डिग्री ऑफ एंगल कर्वेचर वहाँ पर डेवलप हुआ है। तो ये भी एक स्टडी करी गई थी बाय लॉन्स्टन एंड कार्लोसन्स ने, जिसमें ये सारे डाटा को बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम अगर मैनेजमेंट में जाएं तो मैनेजमेंट ऑफ इडियोपैथिक स्कोलियोसिस में अगर हम जाएं तो कॉमनली हम लोग दो तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि किस तरह से हम मैनेजमेंट को यहाँ पर कर सकते हैं। तो दो मेथड कॉमनली हम लोग अपनाते हैं। अब इसका इलाज किस तरह से किया जाए, अभी तक हम लोग ने समस्या को समझा, समस्या को हम लोग को किस तरह से पहचानना है उसको समझा, ठीक है, और ओवरऑल हम क्लिनिशियंस के पास जाते हैं तो वो किस तरह के मेथड्स को अपनाते हैं हमने वो भी समझा। अब हमें क्या करना है, अब ये हमारे पास ये फाइनल स्टेज आई है कि हमें उसके आधार पर, जो भी हमने असेसमेंट किया है, एग्जामिनेशन किया है, सारी चीजें करी हैं, उसके आधार पर हम चीजों को किस तरह से मैनेज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो चीजों को समझने के बाद में हम दो तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, नॉन सर्जिकल यानी कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग यहाँ पर दो मुख्य चीजों को अपनाते हैं। पहला हम लोग करते हैं ऑब्जर्वेशन और दूसरा हम लोग करेक्ट करते हैं या हम लोग कंट्रोल करते हैं स्पाइनल ऑर्थोसिस के थ्रू, यानी कि ब्रेसिंग जिसको बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ब्रेसिंग्स होती है, यानी कि एक तरह का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है जो कि बच्चे की बॉडी को सराउंड करता है ना। मैं आगे आपको फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा किस तरह से दिखता है। तो इसको हम लोग ऑर्थोसिस बोलते हैं, जो हमारे वीकेंड पार्ट को सपोर्ट करता है और बच्चे को सही अलाइनमेंट, सही पोजीशन या सही पोस्चर में लाने की कोशिश करता है। और उसी के साथ साथ एक्सरसाइज इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज जितना हमारा ऑर्थोटिक इंटरवेंशन जरूरी है, उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइजेज भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि आपने कहीं पर भी देखा होगा लोग बहुत ईजिली रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज के लिए, है ना, भले वो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन हो या प्री ऑपरेटिव कंडीशन हो, क्योंकि एक्सरसाइज का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है मसल मास पर, मसल की स्ट्रेंथनिंग पर, हमारे ज्वाइंट्स पर, जो कि उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो नॉन सर्जिकल मेथड में हम लोग दो चीजें मुख्य करते हैं। और दूसरा सर्जिकल इंटरवेंशन में, इसमें कई तरीके की सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं जिसके आधार पर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा किया जाता है, अगर उसमें कोई भी चांसेस नहीं है करेक्शन के, है ना, यानी कि स्केलेटल मैच्योरिटी हो चुकी है, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि हम कि कब सर्जिकल इंटरवेंशन में जाएंगे और कब हम ऑर्थोटिक या नॉन कंजर्वेटिव इंटरवेंशन में जाएंगे, सॉरी कंजर्वेटिव इंटरवेंशन में जाएंगे। तो जब हमारी स्केलेटल मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है और कर्व एंगल बहुत ज़्यादा है तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए फिर जाते हैं, यानी कि सर्जरी के अलावा हमारे पास और कोई उपचार नहीं होता है। इसमें कई तरह की फ्यूजन करते हैं, है ना, छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती है उसको आपस में जोड़ देते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा डेविएशन ना हो। तो इस तरह की कुछ सर्जिकल टेक्निक्स भी हम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अभी देखिए ऑब्जर्वेशन तो मैंने बताया, इसमें भी हम लोग को थोड़ा बहुत मापदंड पता होना चाहिए कि हम ऑब्जर्वेशन पीरियड कब तक होना चाहिए हमारा और कितना डिग्री तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऑब्जर्व करते रहे और डिफॉर्मिटी बढ़ गई, तो उससे क्या होगा कि कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना, और ऑलरेडी डिले हो जाएगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन हमें कब तक करना है। तो ऑब्जर्वेशन हम चूज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो कि जिसमें कि जो कर्व एंगल है वो लेस देन 25 डिग्री का है, यानी कि जो उसका डेविएशन है अगर वो 25 डिग्री से कम का है, बहुत माइनर डेविएशन आपको दिख रहा है, तो आप उसको जो है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको हर 6 महीने पे रीइवेल्युएट करेंगे। अगर हम हर 6 महीने में रीइवेल्युएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एंगल नहीं बढ़ रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं। और हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेम एक्सरे एग्जामिनेशन, यानी कि उसमें हम सेम स्केलेटल मैच्योरिटी देखते हैं और कर्व प्रोग्रेशन एंगल को, यानी कि कॉप्स एंगल को भी देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सेकंड जो इंटरवेंशन मैंने बताया था नॉन सर्जिकल मेथड, वो है स्पाइनल ऑर्थोसिस और एक्सरसाइज का। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम ब्रेसिंग या जो ऑर्थोसिस है वो कब हमें देना है और कब नहीं देना है। तो एक तो इंटरवेंशन, एक तो मेथड मैंने बता दिया आपको कि स्केलेटल मैच्योरिटी और कितना एंगुलेशन होना चाहिए, तो उसी के ही आधार पर यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें ऑर्थोसिस यानी कि जो ब्रेसिंग्स है, ऑर्थोसिस देख पा रहे हैं आप ये फिगर में राइट साइड में, तो इसको हम लोग ऑर्थोसिस बोलते हैं, यानी कि जो भी कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइस जो कि हमारा सपोर्टिंग डिवाइस होती है बेसिकली, जो कि उसके ट्रंक मस्कुलेचर को सपोर्ट करके रखती है सही अलाइनमेंट पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लास्टिक के सेक्शंस हैं जो कि उसके ट्रंक को, बच्चे के ट्रंक को कवर किया हुआ है और सही अलाइनमेंट में बच्चे को रखा है। ठीक है, तो इसको कब देना है, इंडिकेशन क्या होते हैं इसके, कि चूज व्हेन कर्व प्रोग्रेशन इज मोर देन 25 डिग्री। अगर कर्व एंगल 25 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो हमें ऑर्थोटिक इंटरवेंशन के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर 25 डिग्री से कम है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्जर्वेशन फेज में रखना चाहिए और हर 6 महीने में उसको रीइवेल्युएट करना चाहिए। अगर कर्व प्रोग्रेशन 25 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया है तो हम स्पाइनल ऑर्थोसिस को चूज कर सकते हैं। अगर कर्व जो है एंगल वो 5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है, 5 डिग्री या 5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है हर 6 महीने में, क्योंकि हम बच्चे को हर 6 महीने पर बुलाते हैं और उसमें देखते हैं कि 5 डिग्री या 5 डिग्री से ज़्यादा कर्वेचर अगर बढ़ रहा है तो भी हम स्पाइनल ऑर्थोसिस को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है, उसको हमें कंट्रोल करना है, करेक्ट करना है। और तीसरा हो गया इंडिकेशन टू स्केलेटली इमेच्योर चिल्ड्रन हु इनिशियली प्रेजेंटेड विद अ कर्व बिटवीन 30 टू 45 डिग्री। और तीसरा इंडिकेशन ये होता है कि हम इसकी स्केलेटल इमेच्योरिटी देखते हैं, वो सारी कंडीशन में कॉमनली देखते हैं, लेकिन अगर कर्व एंगल 25 डिग्री से या 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का होता है तब हम उसको इस तरह के सपोर्टिंग ऑर्थोसिस को इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कर्व एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया है तो कॉमनली हम लोग इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है स्पाइनल ऑर्थोसिस कब हमें नहीं देना है, तो ये जानने की जरूरत है जब स्केलेटली मैच्योर हो चुका है, जब बच्चा इंडिविजुअल जो है वो स्केलेटली मैच्योर हो चुका है, यानी कि उसका रेजर साइन 4 और 5 पहुंच गया है। तो 5 मतलब कि उसकी जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं वो पूरी तरीके से बोन उसकी मैच्योर हो चुकी है, यानी कि अब कोई भी फर्दर चांसेस नहीं होते हैं बोन के मैच्योर होने के, तो जिससे कि डेविएशन आगे बढ़ेगा। तो चूंकि डेविएशन बढ़ना नहीं है और उसका जो कर्व एंगल है वो भी 45 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, यानी कि सीवियर कंडीशन हो गई है, तो हमें ऑर्थोसिस को बिल्कुल भी वहाँ पर रिकमेंड नहीं करना चाहिए। और दूसरा हो गया कंडीशन कि अगर उसका एंगल 25 डिग्री से कम है और प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो भी, कर्वेचर अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो भी हमें ऑर्थोसिस को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, उसको ऑब्जर्वेशन फेज में डालना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है थोरेसिक लॉर्डोसिस अगर हो गई। अगर थोरेसिक लॉर्डोसिस हो गई बहुत ज़्यादा तो हमें, क्योंकि एक तरह की रिवर्स कंडीशन होती है, बहुत रेयर कंडीशन होती है जो कि बच्चों में दिखती है या प्रोग्रेसिव स्टेज में दिखती है, तो उस समय भी हमें ऑर्थोसिस को कॉन्ट्राइंडिकेट करना चाहिए, वहाँ पर हमें ब्रेसिंग को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखिए कुछ ऑर्थोटिक ऑप्शंस मैंने आप दिखाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि इतने छोटे सेशन में मैं बहुत कुछ तो नहीं कवर कर सकता हूँ, लेकिन एक ग्रॉस आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरह से हम डिफॉर्मिटी अगर हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ऑर्थोटिकली किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो विद हेल्प ऑफ मिल्वॉकी ब्रेस, सर्वाइकल थोरेसिक लंबोसेक्रल ऑर्थोसिस जिसको बोलते हैं, जो हमारी गर्दन से लेके नीचे पेल्विक रीजन तक कवर करता है पूरे शरीर को, और पूरे शरीर को एक तरह से ये घेर के रखता है, तो एक तरह का ये केज लाइक स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हम बच्चे को पहनाते हैं। तो बच्चे जैसे कपड़े पहनते हैं इसी तरीके से ये इसका स्लीव प्रिंसिपल होता है, तो उसी तरीके से हम इस ऑर्थोसिस को बच्चे के ऊपर पहनाते हैं और कई तरह के बायोमैकेनिकल फोर्सेस को अप्लाई करते हैं इसी के अंदर। तो बायोमैकेनिकल फोर्स सिस्टम एक तरह के रिएक्शन पॉइंट्स होते हैं जो कि कर्व को करेक्ट करते हैं,
है ना। अगर डबल कर्वेचर है या हाई लेवल कर्वेचर है या सर्वाइकल कर्वेचर है, इवन हायर थोरेसिक कर्वेचर है, उसको भी हम इस तरह के इफेक्टिव ऑर्थोसिस के थ्रू सही कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक तरह का बहुत ही इफेक्टिव ब्रेस है जिसको हम लोग मिल्वॉकी ब्रेस बोलते हैं, ऑर्थोसिस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफ में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, किस तरह से जो बच्चा है वो इस तरह के केज लाइक स्ट्रक्चर को पहन के रखता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और जो अदर ऑर्थोटिक ऑप्शन है बहुत सारे हमारे अंडर आर्म ब्रेसेस होते हैं। अंडर आर्म मतलब हो गया जो हमारे शोल्डर्स के नीचे रहते हैं, बेसिकली एक्सिला रीजन से रहते हैं। तो इसमें क्यों अब अंडर आर्म ब्रेसेस आई, एक यहाँ पर फैक्टर है क्योंकि कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ओवरहेड एक्टिविटीज करने पर, या बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है कभी कभी हमारा जो CT ऑर्थोसिस है वो। तो हम उसके रिप्लेसमेंट में अंडर आर्म ऑर्थोसिस को हमने इन्वेंट किया और वहाँ पर हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप बच्ची जो है लेफ्ट हैंड साइड के फिगर में किस तरह से अंडर आर्म ऑर्थोसिस पहनी है। तो उसके शोल्डर्स वगैरह सब फ्री हैं और उसकी नेक भी फ्री है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेविएशंस नहीं होते हैं, डबल कर्वेचर बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोअर थोरेसिक रीजन और मिड थोरेसिक, लोअर थोरेसिक या फिर लंबर रीजन में होती हैं, वहाँ पर हम लोग इस तरह के अंडर आर्म ऑर्थोसिस को दे सकते हैं। इसमें भी कई तरह के ऑर्थोसिस आते हैं, जैसे बोस्टन ब्रेस आता है, मियामी ब्रेस आता है, विलमिंगटन ऑर्थोसिस आती है टोटल कॉन्टैक्ट के लिए अगर हम कॉन्सेप्चुअली देना चाहें तो। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्थोसिस बहुत सारी आती हैं, जैसे कि हमारी सर्जरी हो गई, सर्जरी होने के बाद ऐसा नहीं कि हम ऑर्थोसिस का यूज नहीं करते हैं, तो सर्जरी होने के बाद भी ये ऑर्थोसिस का यूज होता है ताकि हम अपने रीढ़ की हड्डी को ठीक तरीके से बच्चे को सपोर्ट कर पाए, है ना। अगर हमने ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं किया तो हो सकता है सर्जिकल इंटरवेंशन भी कई बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइजेज एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेसिंग्स ये बहुत जरूरी होता है कि ऑपरेशन के बाद भी पर्टिकुलर पेशेंट को इंडिकेट करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कई सारे एक्सरसाइज प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन ब्रेस एंड आउट ब्रेस एक्सरसाइजेस, जो कि एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम में वर्क करते हैं। और आपको कई तरीके की लोअर लिम्ब एक्सरसाइजेज, ट्रंक एक्सरसाइजेज एज वेल एज नेक एक्सरसाइजेज के बारे में बताते हैं, जो कि रेगुलरली बच्चों को करनी चाहिए या इंडिविजुअल्स को करनी चाहिए फॉर एक्टिव करेक्शन। तो यहाँ पर दो तरीके की एक्सरसाइजेज बताते हैं, एक होता है एक्टिव करेक्शन के लिए और एक होता है पैसिव एक्सरसाइजेज। तो एक्टिव और पैसिव मतलब होता है कि पेशेंट अगर खुद से कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ मिरर थेरेपी, अपने पॉस्चर को करेक्ट कर पा रहा है, अपने शरीर के अलाइनमेंट को सही तरीके से रख पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एक्सरसाइज, यानी कि पेशेंट खुद से उसको कर पा रहा है। और पैसिवली जो क्लिनिशियंस के द्वारा एक्सरसाइजेस कराई जाती है उसमें कई तरीके के टेक्निकलिटीज हैं, कई तरीके की टेक्निक्स हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सर्जिकल इंटरवेंशन, तो यहाँ पर मैं बता ही चुका हूँ आपको कि इसका जो इंडिकेशन होता है देने का वो एक तरह का नॉन ऑपरेटिव मेथड होता है, जब हमारा नॉन ऑपरेटिव मेथड बेसिकली अनसक्सेसफुल हो जाता है। अगर हम देख रहे हैं कि कर्व प्रोग्रेस होने से रुक नहीं रहा है ना, कर्व ठीक से हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसका एंगुलेशन 40 डिग्री से ज़्यादा है, 45 डिग्री से ज़्यादा है ना, इमेच्योर पर्सन में, और मैच्योर पर्सन में 45 डिग्री से ज़्यादा है, 50 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली रिफर कर देते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि स्केलेटली मैच्योर हो चुका है इंडिविजुअल, उसमें और करेक्शन होने के चांसेस नहीं है। तो सर्जिकली स्टेबल यहाँ पर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिंगटन्स रॉड एंड कंप्रेशन रॉड्स के थ्रू, जो कि बहुत कॉमन एक स्टैंडर्डाइज मेथड है सर्जिकल मेथड, जिसमें आप देखते हैं फोटोग्राफ में किस तरह से यहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू, यानी कि रॉड्स के थ्रू हमारे वर्टिब्रास को स्टेबल किया गया है यहाँ पर, है ना। पेशेंट के वर्टिब्रास को स्टेबल किया गया, हड्डी को किस तरह से स्टेबल किया गया है, तो इसको हम लोग इंटरनल फिक्सेशन या फिर ओपन डिटेक्शन इंटरनल फिक्सेशन एक टेक्निक होती है, उसको भी हम लोग बोलते हैं। तो कई तरीके की सर्जिकल यहाँ पर इंटरवेंशन किए जाते हैं। इसके साथ साथ आर्थ्रोडेसिस किया जाता है। अगर हमें कंट्रोल नहीं हो रहा है ठीक तरीके से, तो क्या करते हैं सर्जन्स की हड्डी को फ्यूज कर देते हैं, हड्डी को ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ देते हैं। तो ये जो प्रोग्रेशन होने के चांसेस हैं या जो अलाइनमेंट डेविएट होने के चांसेस हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस का। आपको याद होगा मैंने दो टाइप के स्कोलियोसिस यहाँ पर बताने की कोशिश करी थी, एक हो गया इडियोपैथिक, दूसरा होगा न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है बच्चों की कंडीशन में भी, लेकिन ये तरह का सेकेंडरी स्कोलियोसिस होता है, ये हम इसको प्राइमरी स्कोलियोसिस नहीं बोल सकते। सेकेंडरी इन द सेंस किसी भी
अदर कारण के थ्रू, यानी कि अगर कोई मसल डिसीज हो गई है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, या कोई अदर कंडीशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्बल पाल्सी, सिरिंजोमालिया, स्पाइना बाइफिदा, है ना, ये सारी चीजें अगर हो गई हैं, उसके कारण अगर स्कोलियोसिस हुआ है, जैसे लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो गई, पेल्विक टिल्टिंग हो गई, जिसकी वजह से हमारा स्कोलियोसिस डेविएट हो गया है, तो कई सारे जो सेकेंडरी कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी कमर में डेविएशन आ जाते हैं, वो सब एक तरह से न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस के थ्रू या उसकी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसका प्रीवेलेंस किस तरह से हम देखेंगे, यानी कि इसका स्प्रेड किस तरह से देखेंगे। अकर्स एट अर्ली स्टेजेस, ये बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है, कॉमनली हम लोग इसको देखते हैं। कर्व्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, इस कंडीशन में जो कर्वेचर हैं बहुत जल्दी प्रोग्रेस होते हैं, यानी कि स्कूलिंग स्टेज से हमें इसमें पता लग जाता है, जुवेनाइल या फिर एडोलेसेंट स्टेज से, और इसके जो कर्वेचर्स हैं बहुत जल्दी प्रोग्रेस होते हैं। Younger children with muscle tone asymmetries, so it affects basically the younger children with muscle tone asymmetries or severe paralysis of trunk tend to have rapid curve progression। तो जैसे कि सर्बल पाल्सी एक एग्जांपल मैंने लिया था, जिसमें हाइपोटोनिसिटी की वजह से, यानी कि उनकी अगर टोन ठीक नहीं है ना, एबनॉर्मल टोन्स हैं, मसल ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही ट्रंक पोस्चर को, तो ड्यू टू एबनॉर्मल पोस्चर, एबनॉर्मल सीटिंग, एबनॉर्मल पेल्विक अलाइनमेंट की वजह से भी इस तरह के हम लोग देखने को मिलता है हम लोग को डेविएटेड पोस्चर। तो एक तरह का सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है, जिस पोस्चर खराब होने की वजह से अगर स्कोलियोसिस हो रहा है, तो दैट कम्स अंडर द न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोटिक कैटेगरी में। तो ये सारी नीचे कंडीशन दी हुई है, डिसऑर्डर, सर्बल पाल्सी, और आपको परसेंटेज भी यहाँ पर दिया हुआ है कि किस स्पाइनल कंडीशंस के कारण, मस्कुलर न्यूरोपैथिक कंडीशन के कारण कितना % ऑफ स्कोलियोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप 100% लिखा है मस्कुलर एट्रोफी और क्वाड्रिप्लेजिक की वजह से। तो जो इन्फेंटाइल क्वाड्रिप्लेजिक कंडीशंस होती हैं या एट्रोपिक कंडीशंस होती हैं, जैसे मसल डिसीज हो जाता है ना, उसकी वजह से 100% स्कोलियोसिस होने के चांसेस होते हैं। और डीएमडी होती है, डिफिनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मसल डिसीज अगेन हो जाती है प्रोटीन की कमी के कारण, मसल प्रोटीन कमी के कारण, जिसकी वजह से भी प्रोग्रेसिव जो बच्चा है वो धीरे धीरे उसकी जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं, उसके स्पाइनल डेविएशन बढ़ जाते हैं, और 20 साल की उम्र तक आते आते उसकी काफ़ी कंडीशन जो है बिगड़ जाती है। तो कई सारी यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई हैं जिसका प्रीवैलेंस यानी कि स्प्रेड होने के चांसेस यहाँ पर परसेंटेज में दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रेडिक्टर्स फॉर कर्व प्रोग्रेशन, ये भी सेम चीज है। अब यहाँ पर प्रेडिक्टर्स कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं विद रेस्पेक्ट टू द इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस हमने बहुत सारी चीजें पढ़ा था, कर्व पैटर्न और कर्व एंगुलेशन और कितना उसका मैच्योरिटी। तो यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका बैठने का तरीका कैसा है या खड़ा होने का तरीका कैसा है बच्चे का, उसकी टोन किस तरह की है, तो उससे हमें पता लगता है कि कर्व कितना रैपिडली प्रोग्रेस हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन नॉन, इसका भी अगर मैनेजमेंट देखें तो सेम तरीके से करते हैं, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो जो मैनेजमेंट करने का तरीका होता है बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी हम लोग को नॉन सर्जिकल मेथड में सबसे पहले केयरफुल ऑब्जर्वेशन में रखना है बच्चे को, मॉनिटरिंग करनी कर्व की, कितना कर्व प्रोग्रेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस फैक्टर्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। और दूसरा होता है ऑप्शन स्पाइनल ऑर्थोसिस या ब्रेसिंग का, और एक्सरसाइजेस का। तो एक्सरसाइजेस का भी इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ, ऑर्थोसिस का भी इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ, और सर्जिकल इंटरवेंशन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं जो भी हम लोग स्पाइन को स्टेबल करने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन स्पाइनल ऑर्थोसिस, यहाँ पर भी सेम तरीके से सारी चीज़ें, स्पाइनल ऑर्थोसिस हम लोग सेम तरीके से देते हैं। इसमें भी इंडिकेशन जो होता है न्यूरोमस्कुलर कर्व्स का, जो कि कर्व हमारे 30 डिग्री और उससे ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं, तो हम स्पाइनल ऑर्थोसिस को इंडिकेट करते हैं। पैसिव स्पाइनल ऑर्थोसिस को देते हैं और एक्टिव स्पाइनल ऑर्थोसिस को देते हैं। सेम चीज़ें पैसिव में कॉमनली जो मसल टोन जिनमें ज़्यादा इफेक्ट करेंगे उसमें हम पैसिव स्पाइनल सपोर्टिव ऑर्थोसिस देते हैं, जो कि टोटल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर रही हैं। थोरेसिक सस्पेंशन ऑर्थोसिस आती है उस कैटेगरी में, और कुछ व्हीलचेयर सीटिंग मॉडिफिकेशन आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे व्हीलचेयर्स में आते हैं, स्पेशली सर्बल पाल्सी चाइल्ड, और हमने अगर उनके पोस्चर को व्हीलचेयर में ही ठीक तरीके से नहीं मेंटेन किया तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो उनके सीटिंग प्लेटफॉर्म को हमें ठीक से रखना है और उनके बैकरेस्ट एंगल को ठीक तरीके से मॉडिफाई करके रखना पड़ेगा। और दूसरी होगी एक्टिव ऑर्थोसिस। एक्टिव ऑर्थोसिस जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, मिल्वॉकी ब्रेस, बोस्टन ब्रेस, अंडर आर्म ऑर्थोसिस, ये सारी एक्टिव ऑर्थोसिस के कैटेगरी में आती हैं, जो कि एक्टिवली उसके जो डेविएटेड कर्व को ठीक तरीके से सही अलाइनमेंट में मेंटेन करके रखती हैं विद द हेल्प ऑफ सम बायोमैकेनिकल फोर्सेस कम्स। नेक्स्ट स्लाइड।
तो ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है ओवरऑल इन जनरल, क्योंकि इतने छोटे सेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कोशिश करी कि आप किस तरह से चीज़ों को पहचानेंगे और उसको सही तरीके से इलाज के लिए डायरेक्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो इतना ही है, तो मैं यहीं पर प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। अपने 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 व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल के अपने विषय की विशेषज्ञता हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रोग्राम के अंतिम चरण में चलते हैं। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी साथी खड़े को, और मैं वोट ऑफ थैंक्स हम बोलना चाहूंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के निदेशक महोदय का, जिनके मार्गदर्शन से हम यह कार्यक्रम करने में सफल हुए। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ सीआरसी लखनऊ के निर्देशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे जी का, जिनके मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्ण संभव हुआ। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य वक्ता मिस्टर ऋषभ गुप्ता सर का, जिन्होंने अपने विषय की विशेषज्ञता हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे सारे जो हमारे वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं विशेष शिक्षा से जुड़े सदस्य, उनके समक्ष रखा। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सीआरसी लखनऊ के सभी ऑफिशियल्स एवं आईटी कंसल्टेंट, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़े सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, पार्टिसिपेंट्स, पेरेंट्स और प्रतिभागियों का, जिनकी उपस्थिति के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। अंत में मैं सीआरसी लखनऊ के सभी परिवार सदस्यों को सहृदय धन्यवाद देती हूँ, और इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और आप लोग आउट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट्स को सूचित किया जाता है तो ये फीडबैक लिंक आपके चैट बॉक्स में कुछ ही क्षण में उपस्थित किया जाएगा। आप फीडबैक लिंक